बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। जेएनयू में तशद्दुद की आंच अब पूरे मुल्क में फैलती हुई दिखाई दे रही है। दिगर शहरों तक ये आंच पहुंच चुकी है। आज गुजरात के अहमदाबाद में एबीवीपी और एनएसयूआई के तलबा में झड़प हुई। कल हमने देखा था कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के तलबा आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। और आज की तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। एबीवीपी दफ्तर के पास दोनों गिरोह आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पत्थर डंडे चले। इस दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जेएनयू में तशद्दुद की आंच अब पूरे मुल्क में फैलती हुई दिखाई दे रही है। आज गुजरात के अहमदाबाद में एबीवीपी और एनएसयूआई के तलबा में झड़प हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का, जो कि हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मयूर, ये बताइएगा कि ये दोनों संगठन क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये दोनों आपस में भिड़ गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जेएनयू में पूरा वाकया घटा और उसके बाद एनएसयूआई आज यहाँ अहमदाबाद जो एबीवीपी का जो मुख्यालय है स्टेट का, वहाँ प्रदर्शन कर रही थी। उनके एबीवीपी के मुख्यालय के सामने एनएसयूआई ये प्रदर्शन कर रही थी। उसी दौरान ये जो मारामारी है, पत्थरबाजी है, वो हुई और उसमें एनएसयूआई के 5 से 6 जो स्टूडेंट लीडर है वो चोटिल हो गए, घायल हो गए और अभी उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस सीधे तौर पे ऐसा कह रही है कि प्रदेश की जो भाजपा सरकार है और उनकी जो पुलिस है उन्होंने सहयोग नहीं दिया और ये पूरी जो मारामारी है वो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा की गई है। उन लोगों ने हथियार लेके इन जो स्टूडेंट लीडर है उनके ऊपर हमला किया है और अब अस्पताल के बाहर भी कांग्रेसी जो एमएलए है, जो लीडर है, वो भी आ रहे हैं और अभी यहाँ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब ये पूरा मामला है वो पॉलिटिकल रंग। मयूर, ये बताइएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एबीवीपी और एनएसयूआई के तलबा आपस में उनकी झड़प हो रही है। आपने कहा कि एबीवीपी के दफ्तर के बाहर एनएसयूआई के तलबा गए और वहां पर इन लोगों ने, इन दोनों गिरोह के दरमियान झड़प हुई। क्या एनएसयूआई के जो लीडर हैं, कारकुनान हैं, वो वहां से निकल रहे थे या फिर वो प्लानिंग के तहत एबीवीपी के दफ्तर के सामने एहतजाज करने पहुंचे थे? जिस तरह से पूरा मामला है तो उसमें जो एनएसयूआई का जो गुजरात का जो पीक है वो एबीवीपी का जो स्टेट का हेडक्वार्टर है वहाँ पे गया था प्रोटेस्ट करने के लिए। जिस तरह से जेएनयू में स्टूडेंट के ऊपर हमला हुआ उसका विरोध ये लोग कर रहे थे और उसी दौरान एबीवीपी के जो पदाधिकारी है, उनके जो लीडर है उनके बीच और एनएसयूआई के जो लीडर है उनके बीच काफी तनातनी हुई और बाद में बीजेपी का जो युवा मोर्चा है, यहाँ जो यूथ लीडर है, यूथ प्रेसिडेंट गुजरात के हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए और उसके बाद पूरा जमेला सामने आया और पूरी तनाव की स्थिति सामने आई। एक तरफ एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो लाठी लेके एनएसयूआई के कार्यकर्ता के ऊपर कर रहे थे और स्पष्ट एनएसयूआई और कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपाई जो गुंडे हैं उन्होंने उनके ऊपर हमले किए। जी मयूर, ये बताइएगा कि कितने लोगों को, इन दोनों संगठनों के, दोनों तंजीमों के कितने कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार या हिरासत में भी लिया गया? अभी तक जो मामला सामने आया है तो अभी एनएसयूआई के जो 5 कार्यकर्ता हैं उनको अस्पताल में ले जाया गया है और उसके बाद उनके सामने पुलिस कार्रवाई भी करेगी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की कर रही है, लेकिन अभी 5 स्टूडेंट है एनएसयूआई के जो घायल हो गए, चोटिल हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
तो एनएसयूआई के 5 तलबा जो एहतजाज कर रहे थे और एबीवीपी के दरमियान झड़प हुई इन दोनों तंजीमों के दरमियान, जिसके बाद 5 एनएसयूआई के तलबा जख्मी हुए जिन्हें इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है, जिसके बाद कार्रवाई का भी आगाज कर सकती है या फिर उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है, ऐसा कहना है हमारे नुमाइंदे मयूर का। बेहद शुक्रिया मयूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात जेएनयू तशद्दुद की। जेएनयू में तशद्दुद मामले में जेएनयू तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष और दिगर 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जेएनयू इंतजामिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। आयशी और दिगर पर इल्जाम है कि इन्होंने 4 मुलजमीन को सर्वर रूम और सिक्योरिटी गार्डों पर हमला किया था। जो बार बार बात है कि कुछ और एफआईआर्स भी रजिस्टर की गई है, इसमें मैं कैटेगोरिकली आपको बताना चाह रहा हूं कि 5 तारीख के इंसिडेंट से रिलेटेड एक ही एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में। बाकी जो 2 एफआईआर के बारे में बात हो रही है वो एक सर्वर है जिसपे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उसके डैमेज से रिलेटेड है। वो एफआईआर 4 तारीख को दर्ज की गई थी। देखिए जो केस है, जो वेंडलिज्म के बारे में जो केस रजिस्टर किया गया था पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में, जिसमें रॉयटिंग और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के धाराओं को इन्वोक किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र की जा चुकी है और क्राइम ब्रांच की टीम्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं और लोकल पुलिस जो भी असिस्टेंस क्राइम ब्रांच को चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में वो प्रोवाइड कर रही है। सो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रायोरिटी पे चल रही है, जल्दी उसकी फाइंडिंग्स शेयर की जाएंगी। और जेएनयू रजिस्ट्रार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। और अब वो मास्क पहन कर जो लोग आए हैं वो बाहर से आए हैं या कैंपस के लोग हैं, चूँकि मास्क पहने चेहरे पर नकाब लगाए हुए हैं, तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन से लोग थे। यदि अंदर के लोग हैं तो भी दुखद है, बाहर से लोग आए हैं तो भी दुखद है। और बड़ा कैंपस है, इसके हमारा 1000 एकड़ का कैंपस है, कई गेट से आने जाने के, और हम गाड़ियों पर तो रोक लगाते हैं लेकिन पैदल कौन कब कहाँ आ रहा है उसकी जान पूरा हमारे पास डिटेल होता नहीं है, लेकिन हम उसकी भी अब आगे ध्यान रखेंगे। और जो घटना घटी वो अप्रत्याशित थी, ऐसा पहले जेएनयू में कभी घटी नहीं थी, लेकिन आगे से घटना ना घटे उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने पुलिस से भी मदद मांगी है और जितने भी और प्रशासनिक ऊपर के अधिकारी हैं जो हमें मदद कर सकते हैं हम सबके पास गए हैं और सबसे मदद मांगी है। उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बार फिर से बताऊंगा कि जो भी जेएनयू के अंदर घटना ऐसी घटेगी ये तो पूरा ही अप्रत्याशित था और मैं बिल्कुल बोलता हूं कि ऐसी घटना घटेगी इसकी तैयारी तो शायद इस इंस्टीट्यूट ने नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि वो सोचा ही नहीं था कि हमारे छात्र इस ढंग से उग्र हो सकते हैं। और होता है जब पत्थरबाजी करेंगे तो किसी निर्दोष को तो चोट लग जाती है, इसके लिए तो बहुत ही दुखद घटना है और हमको बहुत अफसोस है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि जल्द बेनकाबपोश बेनकाब होंगे और इन्होंने कहा कि गलतफहमियां फैलाकर लोगों को उकसाया जा रहा है। तो मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जल्द ही नकाबपोश बेनकाब होंगे। मुझे लगता है गृह मंत्री जी ने ऑर्डर दी है और मुझे विश्वास है जो भी नकाबपोश आए थे लोग और जिन्होंने हिंसा करी वो बेनकाब हो गए। और जिस तरह से जेएनयू दिल्ली और देश के विभिन्न हिस्सों में जानबूझकर समझकर भी जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है और हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, इसका भी पर्दाफाश होगा। ये सारी घटनाएं एक सूत्र में ही देखना चाहिए।
उधर जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस कसूरवारों की तलाश कर रही है। तलबा तंजीमों और सियासी जमातों के बीच इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौरा है। इस बीच वजीर मुमलिकत दाखिला नित्यानंद राय का इस पूरे मामले में बयान आया है। इन्होंने इस मामले में एबीवीपी को क्लीन चिट दे दी है। नित्यानंद राय ने मजीद कहा है कि बीजेपी का कोई कारकुन हुजूम का हिस्सा नहीं था। इन्होंने कांग्रेस और आप पर वार किया। वजीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि कांग्रेस और आप तलबा के मुस्तकबिल से ना खेले। क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने, आइए सुनाते हैं। उन राजनीतिक दलों से जो कांग्रेस, केजरीवाल और कम्युनिस्ट वहां उकसाने में लगे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि बच्चे अपने जो वहां पढ़ रहे हैं, अपने छात्र भाई और छात्रा बहनें जो वहां पढ़ रही है उसके भविष्य पे गौर करे, ओछी राजनीति नहीं करे और इस प्रकार के कार्रवाई को वह नहीं करे जिससे कि उत्तेजना छात्रों में फैले। कि जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो छात्र वहां पर रहते हैं नकाबपोश, वो दरअसल बीजेपी के भैया गुंडे थे, वो ये बात कह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी शांति में विश्वास करती है, व्यवस्था में विश्वास करती है, कानून में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी नेता इस प्रकार की घटनाओं में न कहीं से उनकी सोच बन सकती है, न ही कहीं किसी को उकसा सकते हैं, न ही कहीं किसी को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा काम कम्युनिस्ट, कांग्रेस और केजरीवाल का काम है। पर एबीवीपी पर ही इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। इस बीच मरकजी मुमलिकत दाखिला का ये बयान अपने आप में काफ़ी अहम है। शैलेंद्र वांग हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, एक तरफ जहां तहकीकात जारी है इस पूरे मामले को लेकर, शुरुआती दौर में हमने देखा कि एबीवीपी पर ही इल्जामात लगे इस पूरे हमले की, ऐसे में वजीर मुमलिकत दाखिला नित्यानंद राय का एबीवीपी को क्लीन चिट दे देना किस तरफ इशारा है और क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है और क्या माने निकाले जाएं? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो गृह राज्य मंत्री यानी एमओएस होम नित्यानंद राय ने दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो इस हमले में शामिल नहीं हो सकता है क्योंकि बीजेपी शांति और पीस में यकीन करती है। तो ऐसे में उनका ये बयान आज दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि सीधे उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम लिया है और कहा है इन दोनों पार्टियों से कि वो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है, जो उनका मुस्तकबिल है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जेएनयू में जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज फिलहाल रिकवर कर ली गई है और उसमें उसको खंगाला जा रहा है कि उन लोगों को तलाशने के लिए, उन लोगों का पता लगाने के लिए जो संडे शाम के वायलेंस के पीछे इन्वॉल्व थे। और अब से कुछ देर में जो डीसीपी हैं शालिनी, वो भी कुछ देर में जेएनयू पहुंचने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या इस ओहदे पर फायज कोई शख्स इस तरह के बयान अपने संगठन तलबा तंजीम के ताल्लुक से दे सकता है या फिर देना चाहिए? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पूरे मामले में एलिगेशंस लग रहे हैं दोनों तरफ। एबीवीपी जो है वो जेएनयूएसयू पर एलिगेशन लगा रहा है, वहीं जेएनयूएसयू की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कल एबीवीपी का नाम लिया है। कई जो तंजीमें हैं, कई स्टूडेंट्स हैं वो एबीवीपी का नाम ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जब तक तफ्तीश नहीं होती है कि वो नकाबपोश कहां से थे, तो कोई भी बयान जो है वो सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पूरे मामले की तफ्तीश होना अभी बाकी है। इस पूरे मामले में हालांकि बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। इस बीच लार्जर स्टूडेंट कम्युनिटी का हित को नज़र में रखते हुए करना चाहिए और कानून नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार कानून तोड़ के कोई कुछ करता है तो उसके बाद एनार्की हो जाता है, लॉलेसनेस हो जाता है, सबका नुकसान होता है। तो ऐसा प्रोटेस्ट ना करिए जिसमें स्टूडेंट का ही हित के खिलाफ होगा। और अभी वही हो रहा है कि आम स्टूडेंट, आम छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, देश के कोने कोने से आए हैं, सबको पढ़ाई करके डिग्री लेके अपना माता पिता का देखभाल करना है, नौकरी करनी है, तो उनका ज़िंदगी तो आगे फ्यूचर बहुत लंबी है। तो इसीलिए मेजॉरिटी स्टूडेंट कम्युनिटी का हित में रखते हुए मैं स्टूडेंट्स को अपील करता हूं कि अति शीघ्र, जितना शीघ्र हो सकता है, ये स्ट्राइक को वापस लें और रजिस्ट्रेशन करें और क्लास स्टार्ट होने के लिए वो समर्थन करें। सर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हुआ है
और कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर ये जो नहीं जानते, लेकिन ये सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठा है कि जेएनयू के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, कैसे लोग घुस जा रहे हैं नकाबपोश, तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, सब लोग जानते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनका पावर, उनका अधिकार अलग होते हैं, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। हम देखते हैं कि कभी कभी पुलिस वालों को भी अपना कंस्ट्रेंट्स दिखाते हुए रिस्ट्रेंट अपनाना पड़ता है, और सिक्योरिटी गार्ड इसीलिए रखा जाता है कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो। सिक्योरिटी गार्ड के पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करने के लिए कोई पावर नहीं होता, वो इसलिए वो डिफेंसिव हो जाते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड भी मार खाए हैं इसकी वजह से। और जब तक कि स्टूडेंट की मामला है, वो तो हमारे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट तो क्रिमिनल कभी होते ही नहीं, राइट। तो उसी स्टूडेंट जब इकट्ठा बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। जब मेंटेलिटी मॉब मेंटेलिटी हो जाता है, क्या सही है क्या बुरा है, उसी समय में कहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स का भी अपना जो कंस्ट्रेंट है उसको हमें समझना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी। ये मॉब मेंटेलिटी, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर अगर कुछ हो जाता है तो उसमें कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और लिमिटेशंस भी होते हैं। सर, कहाँ किस हद तक आप देखते हैं इस तरह के जो डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की ओर कि सबसे पहले वीसी या तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनको कहते हैं कि दे आर क्लूलेस, वो लोग वर्कलेस है, तो क्या कहेंगे पुलिस? ये तो एक पर्सनल अटैक है। वो सोचते हैं कि वीसी अगर यहाँ नहीं होंगे तो सारे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और उनके जो मुद्दे हैं जो जेन्युइन हैं, उसी मुद्दे पे कई बार बातचीत करके, कई बार सर्कुलर इशू करके, कई बार मीटिंग करके डिसीजन लेके उनका डिमांड, उनका मांगे पूरी हो चुकी हैं कई सारे। और इसमें अभी जैसे उनका मेन डिमांड यही था कि सर्विस चार्जेस हॉस्टल में हैं, यूटिलिटी चार्जेस हैं, वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि गरीब छात्र पे नहीं कर सकता। उसको तो हम अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं। हॉस्टल रूम रेंट की जो बात है, 40-45 साल से रूम रेंट वही के वही रहा है, 10 रुपया पर मंथ। उसको जब 300 रुपया किया जाता है, बोलते हैं 3000% कैसे बढ़ा सकते हो। 10 रुपये से 3000% 40 साल के बाद कुछ ज़्यादा है क्या? 290 रुपया बढ़ा है। आजकल अगर चाय एक कप 10 रुपया मिलता है तो 10 रुपया महीने में रूम रेंट होता है दिल्ली जैसे जगह, तो जेन्युइन ये बजट को कैसे सस्टेन कर पाएगा। तो इसलिए जो जेन्युइन है, जो प्रैग्मेटिक है, उसको एक्सेप्ट करके स्टूडेंट्स को स्ट्राइक को ख़त्म करना चाहिए। और उनका ये भी अधिकार कि अभी रजिस्ट्रेशन करें और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन दें, रेगुलराइज हो जाए, पढ़ाई शुरू हो जाए, फिर नए नए डिमांड आएंगे। आप प्रोटेस्ट करो मगर कानून तोड़ के नहीं। ये भी कहना है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो नहीं वो बात करते हैं, ना ही मिलते हैं, ना ही किसी तरह के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो उन लोगों का कहना है जेएनयू का। देखिए, ये हॉस्टल के मैनुअल को लेके और हॉस्टल चार्जेस को लेके शुरू हुआ था पूरे मूवमेंट। और जब एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 प्रभुष्ट को 5 खंड में भेजा बात करने के लिए, उसका नतीजा क्या हुआ? सबको घेराव कर लिए, सबको ज़बरदस्ती रिजाइन करने के लिए कहा। उसके बाद जब एसोसिएट डीन ने अपना क्लास लेने गई थी, 30 साल उनका बंधक बना के 30 घंटे उनको जो बंधक बनाया, और जो हुआ पूरे पब्लिक अभी जानती है कि क्या हुआ, और फिर बोलते हैं बात नहीं करते। और जब मैं खुद इलेक्टेड मेंबर्स जो लीडर हैं उनसे 2 बार बात कर चुका हूँ, मेरे साथ सारे रेक्टर्स भी थे, रजिस्ट्रार भी थे, उनको मैंने समझाया कि अभी आपको हॉस्टल चार्जेस देना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ रूम रेंट देना पड़ रहा है, इसलिए आप स्ट्राइक को ख़त्म करिए। और बाकी सारे आपका जो डिमांड है आप रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मगर प्रोटेस्ट इस ढंग से ना करें कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करना बंद हो जाए, पूरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम ही डिसरप्ट हो जाए, क्लासेस ना हो पाए। तो इस टाइप का प्रोटेस्ट हम क्यों करें करके मैंने समझाया, बट उनका अपना डिमांड है, उन्होंने माना नहीं। और फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बेंगलुरु में जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ तलबा ने बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि यह एहतजाज मुल्क के आईन को बचाने के लिए है। तलबा का कहना है कि जो कुछ तलबा के साथ हो रहा है वो काबिल मजम्मत है। So at this point I feel what is more important is that a lot of people are not even aware about the situation.
when we stand here as students, everyone might have their own ideologies or views, but we're not here to talk about the political agenda. It is the morals as humanity comes above all, and that is what we must consider first. If harm is being caused, it doesn't matter by who or to who. It is a fact that harm is being caused at all, and that is something we must strongly show that we are against, because what has the country come to at this point? Is this what our founding fathers wrote for us when they framed our constitution? It absolutely isn't. So that is something I strongly feel as students we are here standing today, because if we don't stand for it now, it's going to go on. Religion and power will always be used to suppress other true morals that will help our country progress tomorrow. And as students, if we are the people that are told to take this country forward, what are the morals we want to teach our children? And this is not what we believe in. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस फायरिंग के अलावा मुजफ्फरनगर, कानपुर व दिगर अजला में पुलिस से तशद्दुद के मामलात सामने आए थे। इस सिलसिले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम मामलों की जांच का हुक्म दिया है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के जरिए जांच कराने का हुक्म दिया गया है। अलीगढ़ ओल्ड बॉय मोहम्मद अमन खान की अर्जी पर अदालत ने समाअत करते हुए ये हुक्म दिया है। इस मामले पर आइंदा समाअत अब 17 फरवरी को होगी। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ 10 जनवरी को हैदराबाद में पुरअमन एहतजाज मुनक्किद होने वाला है। मुश्तरका मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम 10 जनवरी को नमाज जुमा के बाद ईदगाह मीर आलम ता शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक पुरअमन तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इस सिलसिले में मुश्तरका मजलिस अमल का हैदराबाद में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MIM सदर असुद्दीन अवैसी के अलावा उलमा व दानिश्वरों ने शिरकत की। असुद्दीन अवैसी ने अमन व अमान की बरकरारी के लिए अवाम से अपील की। जनूबी कश्मीर में अवंतीपुरा के सेल इलाके में आज सुबह एक इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान इलाके में छुपे एक मिलिटेंट और फोर्सेज के दौरान गोलियों का तबादला हुआ। पहले फोर्सेज ने मिलिटेंट को खुद सुपुर्दगी करने के लिए कहा, लेकिन उसने बार बार इनकार किया। इसके बाद गोलियों के तबादले में ये मिलिटेंट हलाक हुआ। महलूक मिलिटेंट की पहचान शाहिद अहमद साकिना अरवनी बिजबहाड़ा के तौर पर हुई है। इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। कोशिश सही करो तो कोशिश सरेंडर करने मगर उसने नहीं माना। क्या वना तो ये क्या वना तो वना सरेंडर कर बच्चे मोल मोज और तो सॉरी पासपोर्ट मान गोल टॉयलेट अचल नफर बिर बाद गोल टॉयलेट SP साहबन तो सोज एक लट अमिस करो सही SP साहबन तो वनोस तो सम्मान यारन क्या वो सोज बस CO साहबन तो कर अमिस पान कत खबर तम क्या वनोस मगर मानन छुनी नबर यारन क्या दाल दरबार कर मान। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ दिगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी अमेरिका के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को इस मामले में ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी ने ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते को मजीद मजबूत करने में अहम रोल अदा किया था। आज यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पर जो हम लोग जमा हुए हैं, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जनरल कासिम सुलेमानी जो कि ईरान की अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ थे, उनको अमेरिका ने इराक के अंदर अटैक करके एयर स्ट्राइक के ज़रिए से उनका मर्डर किया है और ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। उनकी शहादत आज पूरी दुनिया के लिए एक इनकलाब बन के उभरी है। और जनरल कासिम सुलेमानी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे सहयोग बनाने में मदद की है। उन्होंने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की मदद की, चाबहार पोर्ट के मामले में चाइना का जब मसला आया तो उन्होंने भारत के साथ, और जब वो 40 नर्सें भारत की तिकरीत में गिरफ्तार कर ली गई थी ISIS के ज़रिए, उस टाइम में जनरल कासिम सुलेमानी ने भारत की मदद की थी। ऐसी सूरत में हम अमेरिका के इस इक़दाम की कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि वो खुलकर ईरान के समर्थन में इस वक्त खड़ा हो। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।